गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारे 7th क्वेश्चन किए थे 4th लेसन के। लघु आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। आज हम 8th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा 8th क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में विभिन्न विचारों वाले लोगों से जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झलक कैसे मिलती है, स्पष्ट कीजिए। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय अथवा चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इन परंपराओं से हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। हमें पता चलता है कि प्रचारक स्थान स्थान पर घूमकर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपने ज्ञान को लेकर एक दूसरे के साथ सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते रहते थे। ये चर्चाएं कुटारशालाओं, नुकीली छत वाली झोपड़ी को बोलते थे कुटारशाला, या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ विचारक ठहरा करते थे। यदि कोई दार्शनिक अपने तर्कों से अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी बात पर सहमत कर लेता तो उसका प्रतिद्वंदी अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था, और इसीलिए समय के साथ किसी भी संप्रदाय के प्रति लोगों का समर्थन घटता बढ़ता रहता था, क्योंकि उनके अनुयायी बनते और छूटते रहते थे। कई विचारकों ने, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व का प्रश्न उठाया। उन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, और यह सोच ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद का मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से आधारित होता है, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यताएं नहीं थी। नेक्स्ट है, हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। हम बुद्ध की शिक्षाओं को निम्नलिखित साधनों द्वारा जानते हैं। फर्स्ट है, वे मूल बौद्ध ग्रंथ जिनका बड़ी सावधानी से संपादन, विश्लेषण तथा अनुवाद किया गया है। सेकंड है, महात्मा बुद्ध की जीवन कथाएं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने उनके जीवन का पुनः चित्रण किया है। इनमें से जीवन चित्रण भगवान बुद्ध के जीवन काल से लगभग 1 शताब्दी बाद लिखे गए थे। हमारा 10th क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने जीवन में ईमानदारी, अच्छे चरित्र, दया भाव तथा नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया। महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है विश्व, और यह आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। जो आता है वो चला जाता है, जो बनता है वो खत्म हो जाता है। इस क्षण भंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन को जकड़े हुए हैं। घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है। बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान तथा आचारवान बनने की सलाह दी। बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निवारण के लिए सम्यक कर्म पर बल दिया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश यह था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। नेक्स्ट है, 11th क्वेश्चन है, सांची की मूर्तियों में प्रयुक्त कई प्रतीक या चिन्ह लोक परंपराओं से पनपे थे, उदाहरण दीजिए। सांची में जानवरों के कुछ बहुत ही सुंदर चित्र उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल आदि शामिल थे। ऐसा लगता है कि जानवरों को उत्कीर्ण लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। जानवरों का मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी को शक्ति, ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य मूर्ति में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला को दर्शाया गया है। इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे कि वे उनका अभिषेक कर रहे हो, ऐसा लगता है। कुछ इतिहासकार इस महिला को बुद्ध की माँ माया से भी जोड़ते हैं, तथा कुछ अन्य इतिहासकार इनको लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी है, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है, और यह भी संभव है कि इन मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों ही मानते हैं। कई स्तंभों पर सर्पों को दिखाया गया यह प्रतीक भी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक है, जिनका ग्रंथों में बहुत ही कम उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध परंपरा में महायान के उदय का वर्णन कीजिए। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में परिवर्तन आने लगे। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए
निबान होता है निवारण, मृत्यु हो जाना। व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी मानव रूप माना जाता था, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से ज्ञान और निबान प्राप्त किया था। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह जानना माना जाने लगा कि वह मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना जाता था, जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं, परंतु वे इस पुण्य का प्रयोग कष्टों से भरे संसार का त्याग करने और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। वे अपने पुण्य से दूसरों की सहायता करते थे और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इसी नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया और जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। बौद्ध संघ क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों की संख्या बहुत अधिक हो गई और इसके लिए उन्होंने संघ की स्थापना कर ली। यह ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धर्म के शिक्षक बन गए। ये भिक्षु एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीजों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। उदाहरण के लिए वे दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान प्राप्त करते थे। इसके लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे भिक्षा अथवा दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। संघ में महिलाओं का प्रवेश। आरंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली भिक्षुणी थी और संघ में कई स्त्रियां धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया हो। सभी को असमान दर्जा। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से संबंध रखते थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति, साधारण लोग जैसे कर्मकार, दास, शिल्पी आदि शामिल थे। सभी का दर्जा समान माना जाता था, क्योंकि भिक्षु, भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। चाहे वो राजा है तो भी वो भिक्षु या भिक्षुणी कहलाता था। संघ की संचालन पद्धति। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके अनुसार लोग बातचीत द्वारा किसी बात पर एक मत होने का प्रयास करते थे। यदि इस प्रकार उनमें एक मत नहीं हो पाता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो अभी भी अपने क्वेश्चन आंसर तो साथ साथ कम से कम लिख लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जिसने पिछली जो वीडियोस देखनी है वो अनिल मलिक स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। सारी आपको पिछली जो वीडियोस हैं वो पीछे मिल जाएंगी।